नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स इस समय क्लास को कर रहे हैं वो प्लीज मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है, ताकि हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ा सकें। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इस समय क्लास कर रहे हैं प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है। ठीक है। माधुरी साहू मोस्ट वेलकम, भरत, सुमन श्रीवास्तव और भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यशवंत मेहता, मोस्ट वेलकम अपने सभी विद्यार्थियों का। प्लीज एक बार मुझे आप कंफर्म करें जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सिस्टम पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार मुखातिब हो रहे होंगे, पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं शशांक पाठक 2013 से सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ जुड़कर और उनके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन क्लास लेने का अच्छा और बेहतर अनुभव रहा है। बात अगर हम लोग दिल्ली से शुरू करें तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक लंबे समय से हम क्लास लेते आ रहे हैं और वर्तमान समय में जो है कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली जैसे जगहों पर हमने क्लास कंटिन्यू किया है। साथ ही साथ अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा सेंटर पर हमने क्लास को कंटिन्यू किया। वहीं पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर और भोपाल में भी अपना अच्छा खासा अनुभव रहा। बात अगर हरियाणा स्टेट की करें तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, तो इन सभी राज्यों में अधिकांश श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में क्लास लेने का अनुभव रहा। ये सारी बात आप लोगों के बीच में इसलिए करनी होती है क्योंकि आपको जानना चाहिए कि आपका एजुकेटर इस फील्ड में अनुभव रखता है कि नहीं। खैर, बाकी हम लोग क्लास के दौरान इस बात को अच्छे से देख पाते हैं। तो यहां पर हमने पूरी स्ट्रेटजी बना ली है, पूरी रणनीति बनाई है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को जो है बहुत अच्छे से सहज और सरल तरीके से अपने इस प्लेटफॉर्म, वैसे हमारी इस क्लास की विशेषता यही है, हमने इस बात को हमेशा ध्यान में रखा कि आपको ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आए। इसीलिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो है इंडिया स्तर से जुड़े हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट होता है कि जब भी हमारी योग क्लास करें तो अपनी कॉपी और पेन अपने साथ लेकर के बैठें, ताकि हम लोगों को पीपीटी और पीडीएफ इन सब की जरूरत ना पड़े। अपने नोट्स को बनाते हुए चलिए, कहीं पर भी कठिनाई आए, कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, मैं एक बार यहां पर दोबारा से लिख दे रहा हूं, खैर आपको सभी को पता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8010045904 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारा प्रयास रहेगा कि सहजता और सरलता के साथ अविलंब आपको आंसर दे दिया जाए। तो निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, मतलब काफी खुशी मिल रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और हां, एक बात मैं और कहता हूं, अगर क्लास अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना भी मत भूलना, तुरंत डिसलाइक कर देना। और हाँ, इतना जरूर लिखना कि ये चीजें और बेहतर होनी चाहिए। बाकी हमारा एफर्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बेहतर करने का प्रयास। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आप सभी से अब कुछ छिपा नहीं है, मैं एक्स फैकल्टी अनअकैडमी, प्रेजेंट टाइम में यूथ डेस्टिनेशन आईएएस दिल्ली मुखर्जी नगर और इसके साथ साथ कई श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में क्लास ले रहा हूं। तो आप यहां पर इस चीज को देख पा रहे हैं। आज हम लोग लैंड सिस्टम में रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे। अब आप अगर हमें इजाजत दें तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है काफी स्टूडेंट्स इस समय लाइव हो चुके हैं, तो बड़ी सहज और सरल तरीके से। और मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रोविंशियल सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सिविल सर्विस यानी कि आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूपीएससी के द्वारा जो आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रकार के प्रश्न यहां पर बनेंगे और आप फ्री और स्वतंत्र होकर के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ईमानदारी और निष्ठा के साथ। अगर मैं तत्काल आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मैं समय लेकर के आपसे और नेक्स्ट डे जरूर मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। यही निष्ठा, यही ईमानदारी आप सभी विद्यार्थियों के साथ बनी रहे, इसी आशा के साथ क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। चलिए, आज हम लोग रैयतवाड़ी सिस्टम पर बात करेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि कल की जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने आपको बताया था कि जिस समय हिंदुस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पांव को पसार चुकी थी, धीरे धीरे शासन प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही थी,
कई सारे राज्यों को घेरे की नीति के तहत अपने नियंत्रण में ले रही थी, उन राज्यों के लैंड पर अपना अधिकार कर रही थी, उसी समय की यह कहानी है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अधिकांश क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में कर लेती है, अधिकांश भूभाग को अपने नियंत्रण में कर लेती है, तब उस भूभाग से, उस लैंड से अधिक रेवेन्यू प्राप्त करना चाहती है और अधिक से अधिक रेवेन्यू, अधिक से अधिक राजस्व टैक्स के माध्यम से वो प्राप्त करेगी। इसी टैक्स को हम देखेंगे कि भूमि में कहां कहां पर किस किस प्रकार लगाया गया। तो कल की क्लास में हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात किया और वहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से किसानों का शोषण हुआ, हालांकि इसमें अधिकांश लाभ जमींदारों को हुआ। लेकिन मैं जो आपको फोकस इस बात पर रखूंगा कि देखिए कैसे किसानों का शोषण हो रहा है। एटलीस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 19% भूभाग पर जब इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने के बाद, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट को लागू करने के बाद लगा कि आगे के जो ब्रिटिश भूभाग हैं उस पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं लागू की जानी चाहिए, क्योंकि कंपनी के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग तैयार हो रहे थे, किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 51% भूभाग पर, 51% भूभाग पर जो व्यवस्था लागू की वह रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। रैयत यानी कि किसान, बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कंपनी ने किसानों के हित के लिए कार्य किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी सदैव अपना लाभ देखती है। अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि कल की क्लास को आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे पहले उस चार्ट को बनाएंगे, उस डायग्राम को बनाएंगे, फिर एक एक करके हम लोग उस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कॉपी और पेन जरूर लेकर के आप साथ में बैठें। पूरी इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। पीपीटी, पीडीएफ किसी पर विश्वास और भरोसा नहीं करना, आपको लिख करके आपको क्लास को करना है, ताकि एकदम फीलिंग ऑफलाइन क्लास की आए। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है अब अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सिस्टम। चलिए यहां पर डायग्राम पहले हम लोग बनाते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके बात करेंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर इंतजार कर रहे होंगे, वो नाराज भी होंगे क्योंकि मैं उनके नाम को नहीं पढ़ पा रहा हूं, बट थोड़ी देर में मैं उनके नाम को जरूर पढ़ूंगा। चलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था यहां पर आप लोग पॉइंट आउट करेंगे और आज हम लोग सहजता सरलता के साथ क्लास को देखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, सबसे पहले आप लिख लें, इसके बाद हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, पूरी स्ट्रेटजी हमारी वही है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लास किए हुए हैं, वो भी इस समय लाइव क्लास देख रहे हैं, तो आप यहां पर समझिएगा। ठीक है, तो यह व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू हुई, तो यहां पर इस पॉइंट को आप नोट करिए, फिर मैं पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। ठीक है, सर्वप्रथम एक जगह है, आप उसको पॉइंट आउट करिए, बारामहल। ये एक्चुअली पड़ता है मद्रास में। ठीक है, तो मद्रास में ये व्यवस्था, मद्रास के बारामहल में ये व्यवस्था लागू की गई। और इस व्यवस्था को किसके द्वारा बारामहल में लागू किया गया, तो उस पॉइंट को भी आप लोग प्लीज पॉइंट आउट कर लें। ठीक है, तो कर्नल रीड के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया। और कब किया गया? 1792 में। ठीक है, 1792 ईस्वी में कर्नल रीड ने इस व्यवस्था को जो है बारामहल, मद्रास के बारामहल में इस व्यवस्था को लागू किया। आगे चल करके सेकंड पॉइंट मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, आगे चल करके कहानी और आगे बढ़ती है और 1820 ईस्वी की बात है। 1820 ईस्वी में मद्रास में, पूरे मद्रास में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। और इस व्यवस्था को पूरे मद्रास में लागू करने वाला कौन था भाई? फटाफट पॉइंट आउट करिए। टॉमस मुनरो। अभी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। टॉमस मुनरो, तो टॉमस मुनरो ने जो है 1820 ईस्वी में पूरे मद्रास में इस व्यवस्था को लागू कर दिया। तीसरा पॉइंट हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि इस व्यवस्था को आगे चल करके 1825 ईस्वी की बात है, ठीक 5 साल बाद आप देखेंगे कि बंबई में भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। किसके द्वारा लागू किया गया यहां पर, तो आप उस पॉइंट को भी पॉइंट आउट कर लीजिए, एल फिंस्टन। तो इस
पॉइंट को भी आप लोग पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस व्यवस्था को हिंदुस्तान के कितने भूभाग पर लागू किया गया, तो इस बात को भी देखिए। मैंने आपको कल बताया था, अगर इस सर्किल को आप यहां पर देख पा रहे हैं तो कल हमने पॉइंट आउट किया था, आप यहां पर देखेंगे कि 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त था और 51% भूभाग पर आप देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो हम लोग रैयतवाड़ी पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर अब इस चीज को देखेंगे 51% भूभाग पर, यानी कि ब्रिटिश भूभाग के 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपका सहयोग। तो 51% भूभाग पर, और प्रश्न आता है कि ये जो 51% भूभाग है, इस भूभाग के अंतर्गत कौन कौन सा स्थान मेंशन किया गया, तो आप एक बार नोट कर लें यहां पर मद्रास, ताकि मैं आपको कहानी अच्छे से समझा पाऊं। मद्रास प्लस बंबई, कल हमारे किसी विद्यार्थी ने पूछा भी था। इसके बाद पूर्वी बंगाल का कुछ क्षेत्र था, पूर्वी बंगाल का कुछ क्षेत्र था, इसके साथ असम, इसके साथ कुर्ग। तो ऐसे स्थानों पर जो व्यवस्था लागू की गई वह रैयतवाड़ी सिस्टम था, और ये इतने स्थान ब्रिटिश भूभाग के 51% क्षेत्र को दर्शाता है। ये भी आपको पॉइंट यहां पर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आगे का ये चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा। पांचवें पॉइंट पर हम लोग क्या बात करेंगे, तो आप यहां पर देखिए लगान की क्या स्थिति थी। तो मैं आपको बता दूं, जो लगान होता था पूरे उपज का, ठीक है, प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का, पूरे उपज का तकरीबन 1/2, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 50% जो है प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का लगान कंपनी ले लेती थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर कह रहा हूं, बने रहिए, कम समय में पूरी सरलता के साथ। अभी हम आपको सिर्फ फैक्ट आपके बीच में ला रहे हैं ताकि इसी पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर लें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था यह चूंकि स्थायी नहीं था, यह तकरीबन आप देखेंगे जो लगान था यह 20 से तकरीबन 30 वर्षों के लिए जो है निश्चित किया जाता था। यह भी आपको ध्यान रखना है, 20 से 30 वर्ष के लिए। और आखिरी पॉइंट यहां पर मैं आपको लिख रहा हूं, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि इस व्यवस्था में किसानों का सबसे अधिक शोषण हुआ। ठीक है, इस व्यवस्था में किसानों का सर्वाधिक शोषण हुआ। पूरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, सर्वाधिक शोषण। ठीक है, और हालांकि ये शोषण किसने किया, तो 2 लोग करेंगे। एक तो कंपनी के लोग करेंगे, यानी कि कंपनी के अधिकारी, और दूसरा साहूकार लोग करेंगे। यहां पर आपको 90 के दशक की फिल्में या 88 के बाद की फिल्में समझ में आएंगी कि कैसे अमिताभ बच्चन जो है अमरीश पुरी को और लाला जी को परेशान किया करते थे। तो यहां पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहां पर एक पॉइंट और आप इजाजत दें तो मैं यहां पर मेंशन कर लूं, 7वां पॉइंट जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी, इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक है, व्यवस्था की मुख्य विशेषता। मैं इस बात को मानता हूं कि चैनल हमारा बड़ा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपके लिए अगर पूरी मेहनत भी हमको करनी पड़े तो फैक्ट को बड़े सहज और सरल तरीके से हम आपके बीच में जरूर रखने का प्रयास करेंगे। और चैनल, आप जैसे विद्यार्थी अगर सहयोग सपोर्ट करते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन इस चैनल पर भी 50,000 सब्सक्राइबर्स आपके सहयोग से जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करें। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करें एक एक पॉइंट। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था, देखिए रैयत का मतलब होता है पीजेंट, यानी कि किसान। इस बात को समझिएगा। हकीकत में बात समझिए, ऐसा रहा, हुआ क्या कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, तो स्थायी बंदोबस्त से आपने देखा कि सबसे अधिक बिचौलिए जमींदारों को लाभ हुआ। किसानों का शोषण खूब होता रहा,
कंपनी ने इस चीज को देखा। कंपनी को इस बात का कष्ट बिल्कुल नहीं था कि किसानों का शोषण हो रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं। कंपनी को इस बात का कष्ट था कि ये जो बिचौलिए जमींदार हैं वह इतना अधिक लाभ कैसे प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था ना, परमानेंट सेटलमेंट में, स्थायी बंदोबस्त में गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स को जो है निर्धारित कर दिया जाता था, स्थायी कर दिया जाता था। यानी कि 3 करोड़ 70 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स लेना था साल में, और तकरीबन जमींदारों ने 13 करोड़ रुपए परमानेंट सेटलमेंट में किसानों से वसूल किया। सोचिए किसानों की स्थिति कैसी रही होगी। अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने जो है 51% भूभाग पर दूसरी प्रकार की व्यवस्था को लागू करने के बारे में सोचा। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जमींदारों को बीच से हटा दिया। अब यानी कि जो जमींदार बिचौलिए के रूप में थे अब वो नहीं रहेंगे। अब कंपनी का सीधा ताल्लुकात जो होगा वह रैयतों से होगा, किसानों से होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो जमीन थी उस जमीन को किसानों को सौंप दिया। यानी कि जमीन का जो मालिकाना हक है वह किसानों के पास चला गया। जबकि स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। परमानेंट सेटलमेंट में जमीन पर मालिकाना हक जमींदारों का था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन पर मालिकाना हक किसानों का हो गया। जब किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक होता है तब वह इंसान उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है, गिरवी भी रख सकता है। बात अगर किसानों की करें तो अगर जमीन का मालिक किसान बन जाता है तो कहानी समझिए इस बात को कितना खुश होता है। एक किसान जब अपनी मिट्टी, अपनी धरती पर कृषि कार्य करता है उसको बहुत अधिक खुशी मिलती है। ठीक है, तो यहां पर किसान खुश हो गया। लेकिन देखिए जमींदार यहां पर किसानों को जो है खुश करने के लिए या किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए व्यवस्था नहीं किए थे, वह अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए, अधिक से अधिक टैक्स प्राप्त करने के लिए किए थे। यहां पर कंपनी ने क्या किया, किसानों को जमीन दे दिया। किसान तो भोला भाला किसान, वह खुश हो गया। उससे कहा कि ऐसा है कि हमें प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का 50% चाहिए, यानी कि लगान के रूप में 50% वह किसानों से लेने की बात कही। किसान तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि जमीन का मालिकाना हक किसानों को मिला था और किसान तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी कि 1/2 प्रोडक्ट जो उपज है, प्रोडक्शन है, उसका 1/2 यानी कि 50%। तो 50% जो है अब कंपनी के पास जाएगी। लेकिन इस भोले भाले किसान की बुरी स्थिति देखिए कैसे आती है। बहुत दर्दनाक जीवन किसानों का रहा है इस व्यवस्था में। उससे पहले कि आप देख लीजिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां कहां पर अंग्रेजों ने लागू की थी, तो मद्रास, बॉम्बे, पूर्वी बंगाल के कुछ क्षेत्र, असम और कुर्ग में ऐसी व्यवस्था लागू की गई थी। दरअसल इस व्यवस्था में किसानों का सर्वाधिक शोषण कैसे हुआ, जरा इस बात को आप समझिए, क्योंकि ये सबसे जो है महत्वपूर्ण बात है जिसको आप यहां पर आपको समझना है कि इस व्यवस्था में कैसे किसानों का शोषण हो रहा है। ठीक है, होता क्या है कि कंपनी ने तो कह दिया कि हम आपसे 50%, कितना टैक्स लेने की बात कंपनी कह रही है साहब, कि हम आपसे 50% टैक्स लेंगे। किसानों ने कहा कि ठीक है। अब कहानी कुछ इस प्रकार की बनती है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप इस प्रकार देखिए इस बात को कि होता क्या है कि अब किसान खेती कार्य में लग जाता है। लेकिन मान लीजिए कि किसान के पास जो प्रॉपर्टी है, इस बात को, इस उदाहरण समझिएगा। मान लीजिए किसान के पास इतनी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में मान लीजिए उत्पादन हुआ 100 केजी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बात को थोड़ा सा इस उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए 100 किलो उत्पादन हुआ। अब इस उत्पादन का कितना चला जाएगा कंपनी के पास, इसका 50% यानी कि 50 केजी चला गया कंपनी के पास। किसान के पास कितना बचा भाई, उसके पास 50 केजी बचा। मान लीजिए कि परिवार में सदस्यों की संख्या सिर्फ 2 है। ठीक है, तो भी 6 महीने तक इतना अनाज वो नहीं का मतलब मर जाएंगे। ये तो 15 से 20 दिन, 30 दिन के अंदर ये अनाज खत्म हो जाएगा। ठीक है, हालांकि उत्पादन 100 से ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। समय आगे बढ़ा, इसके बाद मान लीजिए कि 200 केजी उत्पादन हुआ। 200 केजी में आप मान लीजिए कि 100 केजी फिर कंपनी के पास, 100 केजी इनके पास हुआ। लेकिन यह पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। परिवार में 2 लोग थे, मान लीजिए कि जो है चुन्नी और चुन्नू। ठीक है, ये पति पत्नी हैं और इसके साथ ही साथ इनके मम्मी पापा, यानी कि चुन्नी, उनके पति चुन्नू और उनके मम्मी पापा एक परिवार में रह रहे हैं। और उपज मान लीजिए कि 200 केजी हुआ, 100 केजी कंपनी ले गई और 100 केजी इनके पास।
कुछ समय के बाद ये अनाज खत्म हो जाता है। तो अब परिवार के जीवन को चलाने के लिए होता क्या है, किसान जो मुखिया होता है वह जाता है एक ऐसे व्यक्ति के पास जहां से उसको जो है उधार पैसे मिल सके या उधार राशन मिल सके। क्योंकि देखिए जमींदारी व्यवस्था तो थी नहीं कि जमींदार जो है इनको प्रोवाइड कराएंगे, हालांकि उसके बदले में जमींदारों का अपना एक अलग स्वार्थ होता था। लेकिन यहां पर आप इस बात को देखिए, अब यह किसके पास जाएगा, यह जाएगा साहूकार के पास, यानी कि लाला जी के पास। पुरानी फिल्में आपको याद आ रही है कि नहीं आ रही हैं, समझ पा रहे हैं? किसान लाला जी के पास जाता था, साहूकार के पास जाता था और कहता था कि साहब हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमारी जब फसल तैयार होगी तो हम आपको जो है पैसे वापस कर देंगे। लेकिन साहूकार तो उसका कोई रिश्तेदार है नहीं, और रिश्तेदार भी जो होते हैं वो भी तो भाई अब ऐसे कैसे पैसे दे देंगे। तो साहूकार उसको पैसे तो दे देता था लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता था, ब्याज लगाता था। अब वह किसान जो मुखिया है वह पैसे लेकर के आता था और बाकी का समय अपना आगे निकालता था। फिर ऐसे जब नेक्स्ट ईयर फसल तैयार होती थी तब फिर यही स्थिति बनती थी कि फसल में उत्पादन उतना अच्छा नहीं है और ऐसे फिर किसान जो है साहूकार के पास जाता है और धीरे धीरे किसान साहूकार के चंगुल में फंसते चला जाता है। और अब तो परिवार में चुन्नी स्क्वायर मुन्नी स्क्वायर का भी जन्म हो गया है, आगे चल करके क्यूब भी आ जाएंगे। परिवार की संख्या बढ़ रही है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, घर का गार्जियन बार बार साहूकार के पास जाता है, ब्याज पर ब्याज ब्याज पर ब्याज, अधिक पैसे कर्ज हो जाता है। बट यहीं पर हमने आपको बताया था कि भूमि का मालिक भी किसान है। तो जब अगली बार वह गया तो साहूकार ने कहा कि तुम तो पैसे दे नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हमें दे दो, बेच दो या फिर गिरवी रख दो। किसान मजबूर था, कर्ज तले दबा हुआ था, उसने साहूकारों को अपनी संपत्ति देनी शुरू कर दी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप अच्छे से सोच पा रहे हैं कि जब उसके पास उसकी पूरी प्रॉपर्टी थी तब वो अपने परिवार का जीवन नहीं चला पाता था, और आज जब आधी प्रॉपर्टी साहूकार को गिरवी रख देता है, साहूकार को कर्ज तले दे देता है, सोचिए उसका जीवन कैसा होगा। भले मालिकाना हक उसको प्राप्त हो गया, लेकिन आप सोचिए कि उसकी स्थिति क्या हो रही होगी। ऐसे यहां पर स्थिति ऐसी बनी कि किसानों का जबरदस्त तरीके से शोषण हुआ। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, मालिकाना हक प्राप्त होने के बावजूद भी किसानों का जबरदस्त तरीके से शोषण, इसलिए इस व्यवस्था में किसानों का सर्वाधिक शोषण हुआ और यह व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, अब 51% भूभाग पर यहां पर 2-3 बात पुनः हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यह व्यवस्था प्रयोग के तौर पर मद्रास के 12 महल से शुरू किया गया कर्नल रीड के द्वारा 1792 में। उसके बाद 1820 ईस्वी में पूरे मद्रास में लागू किया गया टॉमस मुनरो के द्वारा। फिर 1825 में बंबई में एल्फिंस्टन के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया और धीरे धीरे आप देखेंगे कि तकरीबन 1858 तक, मैं इस डेट को यहां पर मेंशन कर देता हूं, तकरीबन 1858 तक पूरे दक्कन में, ठीक है, पूरे दक्कन में जो है इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया और पूरा शोषण जारी रहा। अब प्रश्न यह बनता है कि इस व्यवस्था की क्या विशेषता है। अब यहां जो विशेषता हम लोग लिखेंगे इसके बारे में हालांकि हमने आपको बता दिया, लेकिन यहां पर अब यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछेगी तो इस व्यवस्था से आप क्वेश्चंस बताएंगे। स्टेट पीसीएस में अगर क्वेश्चन आता है, स्टेट पीसीएस यानी कि राजस्थान पीसीएस हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, किसी भी स्टेट की मैं बात करता हूं, एमपी, तो वहां पर आप देखेंगे कि इसकी विशेषता से क्वेश्चंस बनेगा। तो आई होप कि इतने सारे फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। चलिए एक बार हम आपके साथ ऑफलाइन क्लास की फीलिंग कराते हैं और आपको याद कराते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम इस व्यवस्था को मद्रास के किस क्षेत्र में लागू किया गया, तो 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया। किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा। कब? 1792 में। उसके बाद पूरे मद्रास में इस व्यवस्था को कब लागू किया गया? 1820 ईस्वी में। किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा। 1825 में इस व्यवस्था को कहां लागू किया गया? तो बंबई में लागू किया गया। किसके द्वारा? एल्फिंस्टन के द्वारा। वहीं पर अगर हम बात करें तो 1858 तक पूरे दक्कन में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके बीच में यहां पर है कि कितने प्रतिशत भूभाग पर, ब्रिटिश भूभाग पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था? तो 51% भूभाग पर। और वह 51% भूभाग कौन कौन सा क्षेत्र था? तो मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। बात अगर हम लोग टैक्स की करें तो उपज का, प्रोडक्ट के जो प्रोडक्शन थे उसके उपज का 50% टैक्स कंपनी लेती थी और यह जो था व्यवस्था था तकरीबन 20 से 30 वर्ष तक
चलता था। ठीक है, इस व्यवस्था में सबसे अधिक शोषण किसका हुआ? किसानों का हुआ। किसने किया? कंपनी ने और साहूकारों ने। अब आइए हम व्यवस्था की मुख्य विशेषता को पॉइंट आउट कर लें और उसके बाद अपनी क्लास को कंप्लीट करें। आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं एक बार जरूर मुझे मैसेज लिख करके इस बात को बताएं कि हमारी बात उन तक पहुंच रही है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कहीं पर भी अगर कठिनाई होगी तो हम आपको और सहजता से समझाने का प्रयास करेंगे। विकास पाठक अच्छा कह रहे हैं कि सर आप कहां से हैं? विकास, मैं वैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ से जब आप गोरखपुर की तरफ जाएंगे तो खलीलाबाद संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा नेटिव प्लेस है, लेकिन मेरा लंबा समय 2006 से दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहा और आज तक मैं वहीं पर बना हूं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अब आइए जी, थैंक यू वेरी मच। अब आइए हम लोग जो है इसके मुख्य विशेषता की बात करते हैं। बट ध्यान रखना, आप अपने शशांक सर को जो है जरूर इस क्लास को शेयर करेंगे, लोगों को, दोस्तों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, को निभाते हुए। और ये जो YouTube चैनल है शशांक स्टडी ग्रुप यानी कि SSG, ये आपका चैनल है। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वह भी शशांक स्टडी ग्रुप के नाम से ही है। वहां पर भी आप आज जुड़ जाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि वहां पर भी हम मैटर को देते रहें। पीपीटी पर कोई विश्वास भरोसा नहीं करना है आपको, पीडीएफ पर बिल्कुल नहीं। आप हमारे साथ क्लास करिए, आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको जो है अच्छे श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के नोट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे जो कि हर जगह अवेलेबल है। अगर आप नहीं मुखर्जी नगर पहुंच पाएंगे हम आपको कुरियर करेंगे। आप मेहनत तो करो, आप पढ़ो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी मुख्य विशेषता की बात करते हैं। ठीक है, आइए विशेषता की बात कर लें। व्यवस्था की मुख्य विशेषता, व्यवस्था की मुख्य विशेषता। तो हम लोग जिस तरह से फ्रेम में क्लास लेते हैं उसी तरह से। तो पहली विशेषता यहां पर आप पॉइंट आउट करिए, लिखिए, सरकार एवं किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। ठीक है, सरकार एवं किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। बात समझ में आ रहा है ना? बिचौलिया का मतलब कि अब यहां पर जो है आप देखेंगे कि जमींदार वगैरह नहीं है। पहला पॉइंट यूपीएससी के अकॉर्डिंग, मैं फिर कर रहा हूं, मैं आपको हिंट करते हुए चलूंगा, यूपीएससी के अकॉर्डिंग यहां पर अब इस पॉइंट को देखना है। ठीक है, सेकंड आप देखेंगे, दूसरी विशेषता आप पॉइंट आउट करिए, भूमि का स्वामित्व। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया। किसको दिया गया? किसानों को दिया गया, जिससे भूमि का विक्रय कर सकें, जिससे किसान भूमि का विक्रय कर सकें। ठीक है, एवं गिरवी भी रख सकें, एवं गिरवी भी रख सकें। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पर मैं सब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को लिख रहा हूं। ठीक है, लगान अदायगी न होने पर, अगर किसान लगान नहीं दे पाता है तो भूमि कंपनी जब्त कर सकती है। भले मालिकाना हक किसानों का था, लेकिन लगान न देने पर कंपनी भूमि को ले सकती है। तो यहां पर इस पॉइंट को लिखिएगा, लगान अदायगी न होने पर भूमि कंपनी द्वारा जब्त की जा सकती है। चौथा पॉइंट साहब यहां पर नोट कर लीजिए, लगान अदायगी की प्रत्येक जो
पुनर्समीक्षा होगी वो 30 वर्षों बाद होगी। लगान अदायगी की पुनर्समीक्षा 20 से 30 वर्षों में। पांचवा पॉइंट हालांकि मैंने बता दिया है, अगर मैं आपसे ही पूछूं तो टैक्स कितना था भाई, तो जो टैक्स था वह उपज का, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का 1/2। ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोगों ने जो है इस पॉइंट को देखा। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, चाहे आप शिक्षा क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो है, या फिर सिविल सर्विस के क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाह रहे हैं, या फिर वनडे एग्जाम में अपने करियर को बनाना चाह रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से टॉपिक काफी लाभान्वित होगा। कल हम लोग जो है महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ओवरऑल हम लोग लैंड सिस्टम पर बात करेंगे, देन रेलवे पर बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद जो है भी औद्योगिकरण पर बात करेंगे, फिर आगे आने वाले टॉपिक में धन के निष्कासन सिद्धांत पर बात करेंगे। तो एक क्रम से और इतने सारे पॉइंट्स पर बात करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए क्लास को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को पुनः बता रहा हूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है। कभी भी कोई कठिनाई आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप धीरे धीरे क्लास को करिए, क्लास नोट्स बनाते रहिए। इसके बाद अगर आपको क्लास नोट्स की अलग से भी जरूरत पड़ी तो मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान में अधिकांश श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान हैं, उन्हीं की क्लास नोट्स को अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत डिस्टेंस में रहते हैं, आप हमें बताइएगा, हम आपको आपके पते पर कुरियर करवा देंगे। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में बहुत अच्छे से कार्य किया जा रहा है, नोट्स पर उसी पॉइंट को लिखा जाएगा, तो वहां पर आप उस पॉइंट से पॉइंट आउट कर लेंगे। बाकी हम जो आपके बीच में यहां पर पॉइंट आउट करा रहे हैं, इससे आप अपना नोट्स बनाइए डायग्राम फ्रेम में। अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव भी लिखने का प्रयास करिए। आप सभी का प्यार आधे घंटे तक मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात को, क्लास को खत्म करने से पहले पुनः कहूंगा कि शशांक स्टडी ग्रुप आपका अपना यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पर हम ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आपके बीच में रखेंगे। अब हमारे स्टूडेंट्स बहुत यहाँ पर थक भी गए होंगे, मैसेज भी कर रहे होंगे और कर भी रहे हैं। अमर योगी बहुत बहुत धन्यवाद, साधना पाठक, संगीता यादव, आदर्श कुमार, राजा बाबू और माधुरी साहू, अमन वर्मा, ठीक है, हमारे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स। और भाई कोई भी स्टूडेंट्स हमारा डिसलाइक नहीं किया, आगे चल करके भी डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अगर आप हमें इजाजत दें तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।